5 अप्रैल 2011 करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे जंतर मंतर पर आमरण अनशन और भूख हड़ताल के लिए बैठते हैं और देश की जनता के अंदर भरोसा पैदा करते हैं कि एक साथ और एकजुट होकर सरकार और करप्ट पॉलिटिशियंस का विरोध किया जाए, तो इससे लोगों की माली हालत में कुछ बदलाव भी आ सकता है। आंदोलन का मुख्य मुद्दा था कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाना, और जिसका एकमात्र रास्ता था कि जन लोकपाल बिल को संसद में मंजूर कराना। और इस आंदोलन का एक और उद्देश्य था कि विदेशी बैंकों में जो काला धन है उसको वापस लाना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि स्विस बैंक में जमा करप्ट पॉलिटिशियंस का पैसा। और इसका नेतृत्व कर रहे थे पतंजलि वाले बाबा रामदेव, देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी और पूर्व आईआईटीएन, आईआरएस एवं सोशल एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल। लेकिन 3 अगस्त 2012 को अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच इस बात को लेकर मतभेद हो जाता है कि इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं को पॉलिटिक्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। लेकिन अन्ना हजारे जी राजनीति में जाने के सख्त खिलाफ थे, पर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम राजनीति में उतरने का पूरा मन बना चुकी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मानना था कि कीचड़ में उतरकर ही कीचड़ को साफ किया जा सकता है। और तारीख आती है 2 अक्टूबर 2012, जिस दिन अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि वो और उनके साथी 26 नवंबर 2012 को एक पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करेंगे और राजनीति में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करके पॉलिटिकल करप्शन को खत्म करेंगे। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आपके केजरीवाल कैसे आपके नहीं रहे और वो राजनीति के हो गए। तो कहानी शुरू होती है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के शिवानी गांव में 16 अगस्त 1968 से। जन्माष्टमी के दिन गोविंद राम एवं गीता केजरीवाल जी के घर एक बालक जन्म लेता है। जब दिन जन्माष्टमी का था तो नाम रखा गया अरविंद केजरीवाल। गोविंद राम जी पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल एक डॉक्टर बने। बट अरविंद केजरीवाल ने चुना इंजीनियरिंग का रास्ता और आईआईटी खड़गपुर पहुंच गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने, और इंजीनियरिंग के बाद कुछ वर्ष तक टाटा स्टील में नौकरी की। लेकिन अरविंद केजरीवाल का टाटा स्टील में ज्यादा दिन तक मन नहीं लगा, तो वो मदर टेरेसा के साथ मिलकर कोलकाता में मिशनरीज के काम में लग गए। लेकिन कोलकाता में रहते रहते केजरीवाल को लगा कि अगर हमें देश की जनता और देश के लिए कुछ करना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये आईआईटीएन लड़का साल 1995 में भारत के सबसे मुश्किल एग्जाम यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास कर लेता है और एक आईआरएस अधिकारी बन जाता है। और वहीं उनको एक आईआरएस अधिकारी सुनीता जी से प्यार होता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और 1999 में केजरीवाल को मिलता है एक सच्चा साथी और भरोसेमंद दोस्त मनीष सिसोदिया। भारत की राजनीति में जो अहमियत अमित शाह जी रखते हैं मोदी जी के लिए, कुछ वैसी ही अहमियत मनीष सिसोदिया जी रखते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। और दोनों ने मिलकर एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम रखा गया परिवर्तन। ये अभियान बेसिकली दिल्ली के सुंदर नगर वाले एरिया में पीडीएस, पब्लिक वर्क, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, इनकम टैक्स एवं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इशू में काम करता था। और बाद में साल 2005 में इस अभियान का नाम कबीर रख दिया जाता है, जिसका बेसिकली उद्देश्य था आरटीआई को एस्टेब्लिश करवाना। और साल 2001 में केजरीवाल और उनका परिवर्तन मूवमेंट दिल्ली की शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने के लिए मजबूर कर देता है। अब इस आरटीआई के थ्रू दिल्ली के सिटीजन्स को अधिकार मिल जाता है कि वे अपने लिए किए जाने वाले काम की जानकारी डिपार्टमेंट को 5 से 10 रुपए की फीस देकर 30 दिन के अंदर ले सकते हैं। और ये वो दौर था कि जब देश में ज्यादातर सरकारें गठबंधन वाली हुआ करती थी और भ्रष्टाचार और सिस्टम से जनता परेशान थी। और दिल्ली की देखा देखी सारे देश में आरटीआई की मांग जोर पकड़ने लगी और देश में नेशनल लेवल पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को सन 2005 में एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। और साल 2006 में केजरीवाल जी अपनी रेवेन्यू सर्विसेज से रिजाइन कर देते हैं। और इसी साल बाद में एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाता है। बेसिकली ये अवार्ड उनको आरटीआई और दिल्ली की जनता के लिए किए गए कामों के लिए मिलता है। और इन चीजों पर
अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगता है कि विदेशी ताकतों द्वारा एक स्पेशल टाइप की पॉलिसीज मेकिंग के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए खड़ा किया जा रहा है। लेकिन बात तो यह है कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो उस समय की केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन बात तो यह है कि आरटीआई जैसी पॉलिसी देसी हो या विदेशी हो, हमारे एम्पावरमेंट के लिए है तो बहुत अच्छी, क्योंकि ऐसे तो हमने संविधान भी बहुत सारे देशों से लिया है, तो क्या वो भी गलत हो सकता है? और 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम में स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम, इन सबको लेके जनता में एक गुस्सा तो था। तभी 2011 में अरविंद केजरीवाल देश के अन्य सोशल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक ग्रुप बनाते हैं और सरकार से देश में जन लोकपाल बिल की डिमांड करते हैं। बेसिकली जन लोकपाल बिल एक ऐसा बिल था कि देश में जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं या करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके खिलाफ अपॉइंटेड लोकायुक्त इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी का आदेश दे सकता था और दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाती। और इस बार मनमोहन सिंह सरकार मान जाती है और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अरविंद केजरीवाल को शामिल कर लेती है। और ड्राफ्टिंग में शामिल अरविंद केजरीवाल और अन्य सदस्य मिलकर जैसे तैसे जन लोकपाल बिल की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और जन लोकपाल बिल लोकसभा में पास भी हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल की कमी के कारण पास नहीं हो पाता। और अप्रैल 2012 में अन्ना हजारे और उनकी टीम एक बार फिर से आंदोलन शुरू करती है और मंच पर बैठे केजरीवाल को नेताओं द्वारा चैलेंज किया जाता है कि वो जनता के द्वारा चुने हुए लोगों पर अपनी बातें मनवाने के लिए दबाव बना रहे हैं और यदि इतना ही पब्लिक कंसर्न है तो वो राजनीति में खुद आए और सॉल्यूशन निकाल के दिखाएं। मानो यह बात अरविंद केजरीवाल को हिट कर गई और 26 नवंबर 2012 को अन्ना हजारे से विरोधाभास होने के बावजूद भी वह आम आदमी पार्टी का गठन करके राजनीति में सक्रिय रूप से उतर जाते हैं। इस समय तक तो अन्ना हजारे को देश में दूसरे गांधी के रूप में देखा जा रहा था और वहीं अरविंद केजरीवाल को नायक मूवी के अनिल कपूर की तरह। और दिसंबर 2013 में दिल्ली के असेंबली इलेक्शन होते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है और बीजेपी को मिलती हैं 32 सीटें, कांग्रेस को 8 और जेडीयू को 1 सीट और निर्दलीय को 1 सीट मिलती है। और फिर भी बीजेपी सरकार बनाने से इनकार कर देती है। देश की और दिल्ली की जनता की नजरें अरविंद केजरीवाल की ओर देखती हैं कि अगला कदम उनका क्या होने वाला है। और देश की जनता को पूरी उम्मीद थी कि केजरीवाल शो कॉल्ड भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन तो कम से कम नहीं करेंगे और बीजेपी भी सपोर्ट देने के मूड में नहीं थी। तब केजरीवाल की एक नई चाल दिखती है। उम्मीद से इतर केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और 49 दिन बाद जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए कांग्रेस से सपोर्ट मांगते हैं और कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं देती है। ये आरोप लगाते हुए वो सरकार गिरा देते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। और केजरीवाल के इस कदम को कुछ इस प्रकार देखा गया कि शायद वो नेशनल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बनारस से मोदी जी को सीधा सामने से चुनौती देते हैं। लेकिन केजरीवाल को जल्द ही समझ आ जाता है और वो वापस आकर दिल्ली असेंबली इलेक्शन पर फोकस करते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि 2014 में जो मोदी जी की पार्टी ने करिश्मा किया है उसको देखते हुए 2015 में भी दिल्ली में मोदी सरकार को बहुमत मिलेगा। लेकिन केजरीवाल चमत्कार करते हैं और 70 में से 67 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाते हैं। साथियों, ये वही साल था जब मोदी लहर को 2 ही लोग संभाल पाए थे, एक अरविंद केजरीवाल जी और दूसरे बिहार में लालू और नीतीश की जोड़ी। और 2020 में फिर इलेक्शन होते हैं, केजरीवाल का करिश्मा फिर से चलता है और आम आदमी पार्टी 70 में से 65 सीटें जीतकर अपनी सरकार फिर से बनाती है और केजरीवाल जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और साथियों, 2025 में दिल्ली इलेक्शन का फिर से अनाउंसमेंट हो चुका है जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। केजरीवाल की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका पब्लिक के लिए काम करना और इसके लिए कभी सोशल एक्टिविस्ट बनना, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना और राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश करना और भी इंटरेस्टिंग है।
लेकिन केजरीवाल की जीत को कुछ ऐसे भी देखा जाता है कि दिल्ली में बैठे हुए एलीट क्लास का उन्हें जबरदस्त सपोर्ट है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी द्वारा 7 की 7 सीटें जीतना अरविंद केजरीवाल की इमेज के लिए चैलेंजिंग है और अरविंद केजरीवाल पर तुष्टीकरण, फ्रीबीज और आम आदमी पार्टी पर कब्जा करने के आरोप लगते हैं। और दिल्ली में पॉल्यूशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कचरे के ढेर को मैनेज करने में अरविंद केजरीवाल भी पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह ही फेल नजर आते हैं। लिकर स्कैम में केजरीवाल एंड टीम का अरेस्ट होना और जेल से सरकार चलाना, ये अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों पर सवाल खड़े करता है। लेकिन केजरीवाल के आरटीआई को लेकर पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान को नहीं भुलाया जा सकता और जन लोकपाल में हमारे देश के करप्ट पॉलिटिशियन और कर्मचारियों को सजा दिलाने के लिए एक मिसाल है। साथियों, वर्तमान में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनसे आने वाली जनरेशन को पॉलिटिक्स में बहुत कुछ सीखना चाहिए और बहुत कुछ डी लर्न करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल का राजनीतिक सफर अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास समेटे हुए है। क्योंकि शायद आने वाली जनरेशन केजरीवाल को एक ऐसे अवसरवादी नेता के रूप में जानेगी जिसने अपना रास्ता बनाने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को एक अवसर के रूप में यूज किया। देखिए, किसको कुर्सी पर बैठाना है या नहीं, ये जनता अपनी बॉल जिस पाले में फेंकेगी वही कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन जनता को केजरीवाल से वही सवाल पूछने चाहिए जिन सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए जनता ने केजरीवाल को कुर्सी पर बैठाया था। क्या वह उस राजनीति को साफ कर पाए हैं जिसको वह कीचड़ बोलकर उसमें उतरे थे, या फिर उसी कीचड़ को एक दूसरे पर उछालने में वो भी व्यस्त हो गए? जिस बदलाव के लिए लोगों ने उनके आंदोलन को सपोर्ट किया था, क्या फिर से लोग वहां ठगे गए? क्योंकि जनता के जोश को इस प्रकार हताश किया गया है कि कहीं अगला आंदोलन फिर से एक छलावे जैसा तो नहीं। जिस बदलाव की उम्मीद आंदोलन में बैठे केजरीवाल से हमने और आपने लगाई थी, सत्ता में बैठे केजरीवाल उससे कहीं दूर जाते हुए नजर आते हैं। साथियों, यह आपके केजरीवाल की राजनीतिक कहानी थी। कैसी लगी आपको कहानी, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।